हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन आपकी टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल का जो 5 चैप्टर है, लेसन 5, द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल, यानी कि बीमार ग्रह, एलिंग प्लेनेट यानी बीमार ग्रह पृथ्वी को बताया गया इसमें। उसमें हरित आंदोलन की भूमिका को समझेंगे। दोस्तों, ये नानी पालकीवाला द्वारा लिखित और इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक विद्वतापूर्ण लेख है, आर्टिकल है। इस लेख में हमारा ध्यान पृथ्वी की गिरती हुई चिंताजनक स्थिति पर प्रकट किया गया है कि किस तरीके से धरती का स्वास्थ्य बुरी तरह गिर रहा है और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी घिसी पिटी स्वास्थ्य रहित पृथ्वी को सौंप कर जाएंगे, जिनमें न संसाधन होंगे न पूरा स्पेस होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसी तरीके से जनसंख्या विस्फोट होता रहा तो यानी बिल्कुल गरीबी और पोवर्टी वाला, जिसका पूरा पारिस्थितिक संतुलन भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसी पृथ्वी की आने वाली पीढ़ियों को हम देखे जाएंगे। इस विषय पर ये एक लेख है नानी पालकीवाला का। प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ मी। मेरे साथ इसको समझने का प्रयास भी करें। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ gripped the imagination of an entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide green party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. तात्पर्य यह है दोस्तों लेखक का कहने का कि संसार के इतिहास में किसी भी आंदोलन की याद नहीं होगी जिसने संपूर्ण मानव जाति के विचार को इतनी पूरी तरह से, कंप्लीट रूप से, इतनी शीघ्रता से, इतने कम समय में, लगभग 25 वर्ष इसमें दिए हुए हैं। 25 वर्ष पूर्व शुरू हुआ, क्योंकि जब ये चैप्टर छपा था जब 25 वर्ष पहले की बात है। 25 वर्ष शुरू हुआ हरित क्रांति आंदोलन, हरित आंदोलन ने पूरी पृथ्वी को जकड़ लिया हो, पूरे इस प्लेनेट को जकड़ लिया हो, उस पर अपना प्रभाव छोड़ दिया हो। ये इसमें बताया जा रहा है कि इन 1972 में संसार की पहली राष्ट्रव्यापी, इसमें नेशनल वाइड ग्रीन राष्ट्रव्यापी हरित पार्टी की स्थापना न्यूजीलैंड में हुई थी दोस्तों। और इस आंदोलन ने फिर आगे जाके पीछे मुड़ के नहीं देखा। वी हैव शिफ्टेड वन हॉप्स इर्रिवीकेबली। इससे तात्पर्य अपने हार्ड मीनिंगों में भी अपन ने दोस्तों ये मीनिंग डाला है कि इससे क्या तात्पर्य है कि फ्रॉम द मैकेनिस्टिक्स व्यू टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। हमने अपनी आशा को यांत्रिक दृष्टिकोण से हटाकर, यानी पहले मशीनों पे ज़्यादा नज़र सी, अपरिवर्तनीय रूप से संसार के संबंध में पूर्ण और प्रास्थितिक दृष्टिकोण में परिवर्तित कर लिया। थोड़ा बदलाव लाए कि अब पृथ्वी पर वृक्षों का होना जरूरी है। इट इज़ ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज ए रिवोल्यूशनरी, यानी तात्पर्य दोस्तों वही है, रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। एज डेट इंट्रोड्यूस बाय ए Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolve around the sun. ये मानवीय समझ में उतना ही क्रांतिकारी परिवर्तन है जितना 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस ने मानव जाति को बताया था कि पृथ्वी तथा कई ऐसे ग्रह, पृथ्वी जैसे कई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार, देयर इज ए ग्रोविंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग organism and enormous being of which we are parts. It has its own metabolic needs and a vital process which need to be respected and preserved. मानव इतिहास में पहली बार बढ़ती हुई विश्वव्यापी जागरूकता उत्पन्न हुई, लोगों में अवेयरनेस आई कि पृथ्वी अपने आप में एक सजीव संरचना है
और सजीव संरचना के रूप में लोगों का दृष्टिकोण इस सजीव के रूप में पृथ्वी को लेने लगे और सजीव के रूप में इस लोगों की सोच बदली। एक विशाल प्राणी जिसके हम हिस्से हैं, ऐसी सोच लोगों में आई, अवेयरनेस आई, ये जागरूकता आई। अपनी इसके लिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं, ये सोच बनी। इसकी अपनी उपापचय आवश्यकता और ज़रूरी प्रक्रियाएं हैं, ये मनुष्य के दिमाग में आई। सारी बातें लेखक का ये मानना है, जिसका सम्मान किए जाने और बनाए रखने की ज़रूरत भी है। अगर आगे इस पृथ्वी को सही दिशा में ले जाना है, बिना बीमार इसको एक स्वस्थ पृथ्वी के रूप में रखना है। द अर्थ वाइटल साइंस रिवील वे पेशेंट्स इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। पृथ्वी के महत्वपूर्ण लक्षण ये प्रकट करते हैं कि पृथ्वी का स्वास्थ्य गिर रहा है। डिक्लाइनिंग यानी गिरना। वी हैव बिगन टू रियलाइज ओवर एथिकली ऑब्लिगेशंस टू बी गुड stewards of the planet and responsible trustees of a legacy to future generation। हमने इस ग्रह के अच्छे व्यवस्थापक यानी शासक और आने वाली पीढ़ियों के उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी को न्यायपूर्ण तरीके से अर्थात नैतिक कर्तव्यों को महसूस करना शुरू कर दिया। यहाँ आते आते कि अपन इस पृथ्वी के एक व्यवस्थापक भी हैं, शासक भी हैं और पीढ़ियों के उत्तराधिकारी। जैसे कि अपने से पहले कई पीढ़ियां गई, आने वाले पीढ़ियों को अपन इसको सौंप के जाएंगे, तो अपना नैतिक कर्तव्य है इसके लिए कुछ अच्छा करने का। द कंसेप्ट ऑफ ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज ए popularized in 1987 by the World Commission on Environment and the Development. In the report, it defined the idea and development the needs of present without a compromising the ability of future generation to meet these needs, without a stripping the natural world of resources future generation would need। कायम रखने के विकास का विचार, इसको सही तरीके से कायम रखने का विकास का विचार 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया कि ये पृथ्वी अच्छी तरीके से विकास करे, अच्छी तरीके से आगे बढ़े, एक जैसे अच्छे रूप में इसका पोषण हो। अपनी रिपोर्ट में इस विचार को इस तरीके से परिभाषित किया गया था कि इसके लिए लिखा गया था कि ऐसा विकास जो अपने आने वाली पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की समता पर बिना बुरा प्रभाव डाले वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करें, वर्तमान की ज़रूरतों को भी पूरा करें। इसका ऐसा विकास होना चाहिए, ऐसा दोहन होना चाहिए इस पृथ्वी का, और आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करें, अर्थात प्राकृतिक संसार को उन संसाधनों से वंचित किए बिना जिनकी भावी पीढ़ियों को भी ज़रूरत होगी, अर्थात आने वाली पीढ़ियों को भी कहने का तात्पर्य है लेखक का कि अपन इसका पृथ्वी का वर्तमान में ऐसा दोहन करें, ऐसा विकास करें कि अपनी भी आवश्यकताएँ पूरी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो ये पृथ्वी आराम से उनकी आवश्यकताओं को पूरी करें। इन द जू इन लुसाका जामिया देयर एज ए केज वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट इज़ ए मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ। जामिया में एक लुसाका शहर के अंदर एक चिड़ियाघर था, लेखक का ये कहना है। वहाँ एक पिंजरा था जिसके सूचना पट पर लिखा था कि संसार का सबसे खतरनाक जानवर, और पिंजरे के अंदर कुछ नहीं था दोस्तों, वहाँ मात्र पिंजरे के अंदर एक दर्पण था, अर्थात उस दर्पण में मनुष्य खुद देखता है अपने आप को। और संसार का सबसे खतरनाक जानवर इसको इसलिए बताया गया है क्योंकि ये विनाश को और प्रदूषण को जन्म देता है। इसकी जितनी भी गतिविधियाँ हैं या तो विनाशकारी है या प्रदूषणकारी है। गाड़ियाँ, कल कारखाने, उद्योग सब अपन चला रहे हैं, वृक्षों को अपन काट रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन अपन बिगाड़ रहे हैं, सब कुछ अपन कर रहे हैं। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has hovered down upon the most dangerous animals in the world। भिन्न भिन्न देशों के अनेक एजेंसियों के प्रयास के कारण संसार में सबसे खतरनाक जानवर के अंदर एक नई चेतना धीरे धीरे जागृत होने लगी। सबसे खतरनाक जानवर मानव को बताया गया। अब वो पृथ्वी को अपना एक सजीव पार्ट समझ के इसके लिए अच्छी सोच रखने लगा। ही हैज़ रिलाइड एट द विजडम ऑफ शिफ्टिंग from a system based on the domination to one based on a partnership। उसमें प्रभुत्व आधारित व्यवस्था हटाकर उसने सोचा कि मुझे इस पर प्रभुत्व नहीं करना है। धीरे धीरे उसके विचार बदले और सहकारिता पे आधारित व्यवस्था को धीरे धीरे स्वीकार करने लगा। उसमें समझ आने लगी दोस्तों। साइंटिस्ट हैव ए कैटलॉग अबाउट 1
1.4 million living species with which mankind shares the earth। वैज्ञानिकों ने एक खोज के बाद एक सूची बनाई कि पृथ्वी पर मानव 1.14 मिलियन यानी 14 लाख सजीव प्रजातियों के साथ रह रहा है, पृथ्वी को अपने साथ शेयर कर रहा है। एस्टिमेट वेरी वाइडली एज ए रिगार्ड्स द स्टिल, ये तो जिन प्रजातियों की अपन को पहचान है 14 लाख वो है। अनकेटलॉग स्पेसीज ऑफ द बायोलॉजिस्ट रेकन डेट अबाउट ऑफ 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पेसीज स्टिल ए लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस। और साथ ही में इस सर्वे में ये भी पता चला कि अभी जिन सजीव जातियों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है उनके अनुमान बहुत अधिक है। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि लगभग 30 लाख से 10 करोड़ तक ऐसी प्रजातियां हैं जिनको इस सूची में काउंट नहीं किया गया है। ऐसे और सजीव प्रजातियां हैं जो अपने साथ रह रही है। दोस्तों, मैं आपका फर्स्ट ऑडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश करता हूँ। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो, क्योंकि ये थोड़ा संजीदा चैप्टर है, थोड़ा क्लिष्ट भी है, हार्ड मीनिंग भी है इसमें। तो इसको बार बार आप लिसन करोगे, सुनोगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा पृथ्वी के बारे में, मनुष्य की धीरे धीरे क्या क्या जिम्मेदारियाँ ये अपने आगे चल के और नेक्स्ट ऑडियो में देखेंगे। और पृथ्वी के लिए अपन क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रख सकते हैं ये सब इसमें है। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वर्ड मीनिंग। ओके, गो एड।